Friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today I am once again presenting you a new video of class 12 chapter 3 kinship, caste and class. This chapter is about the early societies between 600 BC to 600 CE. ये चैप्टर उस समाज और उस सोसाइटी के बारे में है जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी सन तक हमारे देश में थी। बंधुत्व, जाति और वर्ग, इस चैप्टर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दिस चैप्टर डिस्कसेस इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग क्लास, कास्ट, किनशिप एंड जेंडर। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस हाउ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है ये सामाजिक इतिहास को मेनली फोकस करता है, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों, जातियों और बंधुता को लेकर इसमें डिस्कशन किया गया है। वर्ग जो है उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में डिस्कशन किया गया है। साथ ही साथ लिंग की स्थिति जो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर की क्या स्थिति थी, उसके बारे में भी ये चैप्टर डिस्कस करता है। साथ ही साथ ये भी बताता है किस तरह से इतिहासकार जो है लिखी हुई मैटर से, लिखी हुई बातों से या लिखे हुए ग्रंथों से, किताबों से किस तरह से सामाजिक इतिहास की जानकारी जुटाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की। लिखित जो सामग्री रहती है उससे किस प्रकार से इतिहास को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। Historians used textual traditions to understand changes in polity and economy। ठीक है, हिस्टोरियंस जो है इन लिखी हुई सामग्री से ही सामाजिक और आर्थिक इतिहास के बहुत सारे परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। कुछ जो टेक्स्ट या किताबें होती है, जो लिखित सामग्री होती है, वो सामाजिक व्यवहार के नियमों और परिवर्तनों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। अदर्स डिस्क्राइब्स एंड ओकेजनली कमेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड प्रैक्टिसेस। और कुछ लिखित सामग्री जो होती है वो समाज के बहुत बड़े दायरे में सामाजिक परिस्थितियों और परंपराओं के बारे में भी जानकारी देती है। वी कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। जो अभिलेख होते हैं उससे हमारे उस समाज के, उस प्राचीन समाज के इतिहास के प्रमुख जो लोग होते हैं, जिनका समाज में दबदबा रहता है, जो समाज में महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनके बारे में भी हमें इनसे जानकारी मिलती है। ईच टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरीज। और जितने भी ये लिखित सामग्री है वो इसी उद्देश्य से लिखी जाती है जहाँ पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। अलग अलग वर्ग के हितों के लिए अलग अलग तरह की सामग्री जो है लिखी जाती है। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज इट एंड फॉर हुम। और इसीलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी सामग्री किस वर्ग के लोगों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ऐसे में इतिहास का ज़्यादा बेहतर तरीके से अध्ययन हम कर पाएंगे। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट। और इतिहासकार को लिखित सामग्री में हमेशा एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, उस सामग्री की भाषा का, किस भाषा में वो लिखी गई है, एंड द वे इन विच इट्स सर्कुलेटेड। और किस तरह से लोगों में उस लिखित सामग्री की जो बातें हैं वो किस तरह से पहुंचती है। तो इतिहासकार को लिखित सामग्री में लिखने वाले के उद्देश्य, किस वर्ग द्वारा लिखी गई है, कौन सी भाषा में लिखी गई है, किस तरह के लोगों के लिए लिखी गई है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामाजिक और आर्थिक इतिहास की जानकारियाँ जुटाते हैं। अब इस चैप्टर में मेनली जिस लिखित सामग्री की बात की गई है, जिस लिखित पुस्तक के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, दैट इज़ महाभारत। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि किस तरह से महाभारत की कहानी है और महाभारत से कैसे इतिहासकार जो है सामाजिक और आर्थिक इतिहास का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। The colossal epic महाभारत depicts a wide range of social categories and situation। महाभारत एक ऐसा बड़ा विशाल ग्रंथ है जो समाज में उस समय परंपराएं जो चल रही थी सामाजिक रूप से, उन सभी वर्गों और उस समय की परिस्थितियों का बहुत ही डिटेल में वर्णन
करता है। द महाभारत लाइक एनी अदर एपिक कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। महाभारत अन्य सभी जो ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों की भांति, महाकाव्यों की भांति ये भी अनेक तरह के युद्धों का, जंगलों का, स्थानों का और बस्तियों का वर्णन करता है। इसमें ये सब चीज़ें तो बाकी महाकाव्यों की तरह है ही है, लेकिन द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत इज अबाउट टू सेट्स ऑफ वॉरिंग कजिन्स। लेकिन यहाँ की जो मुख्य कहानी है वो दो कजिन फैमिलीज़ की कहानी है, जहाँ आपस में दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। इट डिस्क्राइब्ड ए फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। और ये जो कहानी है महाभारत की, ये सामंतवाद की शक्ति और अधिकार को लेकर जो युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में बताती है कि किस तरह से लैंड एंड पावर के लिए दो परिवार आपस में लड़ते झगड़ते हैं। देयर वर द कौरवास एंड पांडवास। अब इस कहानी में जो दो वॉरिंग कजिन्स हैं वो कौरव और पांडव हैं, हु बिलोंग टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ द कुरु, अ lineage dominating over one of the जनपदास। और ये दोनों कौरव और पांडवा एक ही वंश, कुरु वंश के हैं, जो कि एक जनपदा था, मेनली हरियाणा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ये निवास करता था। उस जनपद के कौरव और पांडवों की ये कहानी इस महाभारत में दी गई है। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल। और इन दोनों ही कौरवों और पांडवों के बीच का जो विवाद था जमीन और अधिकारों को लेकर, वो लास्ट में एक बैटल पर जाकर ख़त्म होता है, जिसमें पांडवास जो है इमर्ज विक्टोरियस, जिसमें पांडव जीतते हैं। और उसके बाद जो है पितृसत्तात्मकता के विचार को, पैट्रिलिनियन सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड, या उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई महाभारत की मूल कहानी है, जिसमें अंत में पांडव जो है जीतते हैं। और पितृसत्तात्मकता का जो विचार है हमारे समाज और सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है, उस विचार को इस कहानी से भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ये जो महाभारत है, इस महाभारत को इतिहासकारों ने इसका एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करने की कोशिश की है। और इसके लिए उन्होंने वी.एस. सुधांकर को ये और उनकी टीम को ये काम दिया गया। वी.एस. सुधांकर जो है एक बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे, और उनकी टीम को ये काम मिला। वी.एस. सुधांकर और उनकी टीम ने इस काम को किया। ही अंडरटुक अ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। उन्होंने और उनकी टीम ने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का काम किया। और इसमें उनकी टीम में बहुत सारे संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों को उसमें शामिल किया गया। द टीम कलेक्टेड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। और इनकी टीम ने देश भर में संस्कृत की जो भी मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको कलेक्ट किया। रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट्स, अलग अलग भाषाओं लिपियों में लिखी गई, इसको कलेक्ट किया गया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग क्षेत्रों से इन्होंने कलेक्ट किया। दे कंपेयर्ड द वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। और इन लोगों ने हर जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपियाँ थी, उनके वर्सेस, जो उसमें श्लोकास थे, दोहास जो थे, जो भी उसमें लिखा गया था, उन सबको कंपेयर किया। फाइनली दे सेलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स। और फिर लास्ट में उन्होंने उन वर्सेस को ही अपने क्रिटिकल एडिशन के लिए ज़्यादा उपयुक्त पाया, जो ज़्यादातर कॉमन मिले। यानी राजस्थान में भी जो वर्सेस मिले हैं वही दिल्ली में मिले, वही गुजरात में मिले, महाराष्ट्र में मिले हैं, तमिलनाडु में मिले हैं। तो इस तरह के कॉमन वर्सेस को लेकर फिर उन्होंने क्रिटिकल एडिशन पर काम किया। दे पब्लिश दीज वर्सेस इन सेवरल वॉल्यूम्स इन 13,000 पेजेस। फिर उसके बाद उन्होंने इन सारे वर्सेस को लेकर जो है रिसर्च जो किया, उसको 13,000 पेज के एक बहुत बड़े वॉल्यूम में, बहुत सारे वॉल्यूम्स में उन्होंने उसको पब्लिश किया कि ये चीज़ें महाभारत की जो देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग भाषाओं में जो कॉमन मिली है। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। और एक महत्वपूर्ण बात ये जो मिली कि देश के अलग अलग भागों से जो भी महाभारत के वर्जन मिले, उनमें बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स जो है वो मिले। जो भी संस्कृत भाषा में महाभारत के जो थे, ज़्यादातर में कॉमन एलिमेंट्स बहुत सारे इसमें मिले हैं। कहीं कहीं पर रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर क्षेत्रीय असमानताएं, यानी कुछ कहानियाँ, कुछ बातें जो है अलग अलग क्षेत्रों में इस महाभारत में अलग अलग रूप में कही गई मिलती है। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ महाभारत रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज। अब महाभारत में ये जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो हमारे समाज के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बताते हैं, जहाँ पर सामाजिक इतिहास
जो है वो डोमिनेंट लोगों के ट्रेडिशन से शुरू होता है और जो गरीब और मध्यम वर्ग के या जो फॉलो करने वाले वर्ग के लोग हैं उनके पास तक उनके आइडियाज़ पहुंचते हैं और वो लोग भी उन विचारों को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। यानी समाज में जो डोमिनेंट लोग होते हैं उनके द्वारा पालन किए जाने वाले परंपराएं, रीति रिवाज ही आगे जाकर अन्य लोगों द्वारा भी फॉलो की जाती है और इस तरह से क्या है वो कॉमननेस आ जाती है और सभी लोग उस परंपराओं को मानने लग जाते हैं। तो ये सारी जो है महाभारत के ऊपर B.A. सुधांकर और उनकी टीम ने क्रिटिकल एडिशन तैयार किया था। उनकी रिसर्च टीम ने ये सारा काम किया। अब महाभारत और उस समय के जो भी टेक्सचुअल हमारे पास अवेलेबल हैं उनके आधार पर हिस्टोरियंस ने जो समाज का, सोसाइटी का जो स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसके आधार पर उस समय का फैमिली का स्ट्रक्चर किस प्रकार का था। तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली जो है कोई एक ही यूनिक या एक ही तरह की नहीं थी। ज़्यादातर जो है ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल। ज़्यादातर सभी फैमिलीज़ ये देखने को मिली है कि सब एक जैसी नहीं होती थी। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हर परिवार जो होता था फैमिली, उसमें सदस्यों की संख्या जो है फिक्स नहीं होती थी, वो कम ज़्यादा होती रहती थी। रिलेशनशिप विद ईच अदर, और परिवार में भी लोगों के बीच के रिश्ते जो है वो भी अलग अलग होते थे। कुछ परिवारों में कुछ अलग तरह के रिश्तेदार भी परिवार का सदस्य होते थे, कुछ परिवारों में वो उन सदस्यों को परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता था। एंड द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट दे शेयर, और परिवार में लोग किस तरह के कार्य क्रियाएं करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ भी अलग अलग परिवारों में अलग अलग देखने को मिलती है। तो फैमिली इज़ नॉट आइडेंटिकल, ये एक मेन बात जो है वो यहाँ पता चलती है। दूसरी बात है वेरी ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज। और ज़्यादातर जो कॉमन बात ये है कि जो भी एक परिवार होता था उसके सभी सदस्य जो है आपस में फूड और बाकी रिसोर्सेज को शेयर करते थे, साथ में रहते थे, वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स, काम भी करते थे और साथ ही साथ जो भी परंपराएं, रीति रिवाज होते थे उनको परफॉर्म भी करते थे। तो एक फैमिली के ही सारे सदस्य एक साथ रहते थे, खाते पीते थे, काम भी करते थे और परंपराओं, रीति रिवाजों का पालन भी करते थे। ठीक है। फिर फैमिलीज आर जनरली अ लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव्स और किनफोक। और इसी फैमिली का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें बहुत सारे सदस्य रहते थे, जो एक लार्जर नेटवर्क बनाता है, उसे जो रिश्तेदारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता था उसे किनफोक भी कहा जाता था, बंधुत्व जिसको हम कह सकते हैं। फैमिलियल ties आर बेस्ड ऑन ब्लड एंड रिगार्ड एज नेचुरल। और इन फैमिली के रिश्तेदारों के बीच में खून के आधार पर रिश्ते होते थे और ये जो है सारे रिश्ते प्राकृतिक माने जाते थे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि परिवार से बड़ा जो एक ग्रुप होता था, रिश्तेदारों का एक समूह होता था, उसे किनफोक या किनशिप जो है कहा जाता है। दे आर डिफाइंड इन मैनी वेज सच एज इन सम सोसाइटी कजिन्स आर रिगार्डेड एज रिलेटिव्स एंड इन अदर सोसाइटीज दे आर नॉट। अब ये जो किनफोक या किनशिप का जो रिलेशंस था उसमें कहीं कहीं कुछ समाज में जो है इन रिश्तेदारों के बड़े समूह के लोगों को कजिन्स में माना जाता था, जबकि कहीं कहीं समाज ऐसे भी थे जहां रिश्तेदारों के इस बड़े समूह के जो लोग थे उन्हें कजिन के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता था। इन द केस ऑफ अर्ली सोसाइटीज, जो प्रारंभिक समाज था, इट इज़ ईजी फॉर द हिस्टोरियंस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिलीज ऑफ एलिट क्लास। अब प्रारंभिक जो समाज या सोसाइटी थी उसकी जो एलिट क्लास के लोग हैं या विशेष धनी वर्ग के लोग हैं उनके बारे में तो जानकारी जुटाना आसान रहता है, लेकिन सामान्य वर्ग के, सामान्य परिवारों के लोगों के बारे में इतनी अधिक जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द फैमिली रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, साधारण लोगों के बारे में इस तरह की जानकारियाँ जो है आसानी से नहीं मिल पाती हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ द एटीट्यूड टूवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप। एक और चीज़ जो है कि इस पारिवारिक जो परिवार रहता था उसमें लोगों का एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड, नज़रिया किस प्रकार का होता था वो भी जो है देखना बहुत महत्वपूर्ण रहता था। इसके बाद बात करते हैं द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, द आइडिया ऑफ किनशिप एंड सक्सेशन। पितृसत्तात्मकता का विचार कैसे हमारे समाज में, सोसाइटी में आता है और किस तरह से उत्तराधिकार का प्रश्न को सुलझाया जाता है, किस तरह से प्रॉपर्टी का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है।
पैट्रिलिनी वर्ड या पितृसत्तात्मकता जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग होता है इट मीन्स ट्रेसिंग डिसेंडेंसी फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। पैट्रिलिनी जो वर्ड है उसका मतलब है पिता से पुत्र और उसके बाद उसके पौत्र और उससे फिर आगे इसी तरह से जो चेन सिस्टम में उत्तराधिकार की जो परंपरा होती है पैट्रिलिनी या पितृसत्तात्मकता कहा जाता है, यानी पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण और पुत्र के बाद पौत्र को और इस तरह से आगे जो चेन सिस्टम में चलता रहता है दैट इज पैट्रिलिनी। अंडर पैट्रिलिनी सिस्टम सन्स हैव क्लेम्स टू देयर फादर्स वेल्थ। पैट्रिलिनी या पितृसत्तात्मकता में पुत्रों को ही पिता की संपत्ति का अधिकार होता था जब पिता की मृत्यु हो जाती थी, यानी पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों को संपत्ति इसमें हस्तांतरित होती है। इन केस द किंग डिडंट हैव अ सन ही वाज सक्सेस्ड बाय वन ऑफ हिज ब्रदर्स। फिर एक और स्थिति इस पितृसत्तात्मकता में ये भी देखने को मिलती है कि अगर राजा के कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो सत्ता का हस्तांतरण है वो राजा के पुत्र न होने की स्थिति में उसके भाइयों को किया जाता था, यानी किसी भी स्थिति में महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण या संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता था। ठीक है, पुत्र न होने की स्थिति में उसके भाइयों को जो है उसकी संपत्ति मिलती थी, उसका राज्य मिलता था। समटाइम्स अदर किंग्समैन क्लेम्ड देयर थ्रोन एंड इट वाज अ वेरी एक्सेप्शनल केस। कभी कभी जो है भाइयों के अलावा दूसरे रिश्तेदार भी उस संपत्ति के में हिस्से की अधिकार की बात करते थे। दैट वुमेन एक्सरसाइज पावर। ठीक है, और कहीं कहीं पर महिलाओं को भी ये संपत्ति का अधिकार मिला है, जिसमें एक्सेप्शनल केस जो है प्रभावती गुप्ता का है, जिनको अपने पिता से संपत्ति मिली थी। पितृसत्तात्मकता के साथ ही उस समय मैट्रिलिनी या मातृसत्तात्मकता का भी एक विचार समाज सोसाइटी में देखने को मिलता है। मातृसत्तात्मकता या मैट्रिलिनी का मीनिंग होता है इट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंडेंसी इज ट्रेस थ्रू द मदर। माता से पुत्री को और पुत्री से फिर पौत्री या दोहित्री जो होती थी उसको जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है, उस तरह की परंपरा या प्रथाओं को मातृसत्तात्मकता या मैट्रिलिनी कहा जाता है। लेकिन भारत में यह बहुत कम देखने को मिलती है। ज़्यादातर हमारे देश में पितृसत्तात्मकता या पैट्रिलिनी सिस्टम ही देखने को मिला है। फिर अब इस पितृसत्तात्मकता के अलावा विवाह के किस तरह के रूल थे, विवाह की परंपराएं किस प्रकार की थी। तो प्रारंभिक समाज में विवाह के लिए जो नियम कानून हैं वो धर्म सूत्राज में या धर्म शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। और धर्म शास्त्राज या सूत्राज में दे रिकॉग्नाइज 8 फॉर्म्स ऑफ द मैरिज। 8 प्रकार के विवाह जो है हमारे धर्म सूत्राज में मेंशन किए गए हैं। आउट ऑफ दीज 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वर कंसिडर्ड एज गुड। इन 8 में से 4 प्रकार के विवाहों को जो है उचित या सही माना गया है और 4 प्रकार के विवाहों को अनुचित माना गया है। लेकिन वो अनुचित विवाह भी उस समय समाज में प्रचलन में थे, लेकिन 4 को उस समय सही माना जाता था। द रिमेनिंग मैरिजेस वर कंडेम्ड। उनकी आलोचना की जाती थी बिकॉज दे डू नॉट फॉलो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। और उन विवाहों को अनुचित माना जाता था जिसमें ब्राह्मण नियम कानूनों का पालन या ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन नहीं होता था। वो सारे अनुचित विवाह माने जाते थे, उनकी आलोचना की जाती थी। और जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो करते थे वो सारे सब उचित विवाह या माने जाते थे जिसका सभी लोग पालन करते थे। वुमन कुड नॉट गेट एनी शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि विवाह के दौरान जो लड़की होती थी उसे किसी भी तरह से पिता की संपत्ति में कोई स्थान, कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, विवाह के बाद पुत्री का पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रह जाता था। उस समय विवाहों के जो प्रकार हैं उसमें एक्सोगेमी या है मैरिंग आउटसाइड वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। मैरिंग आउटसाइड यानी जाति के बाहर नहीं है, यहाँ पर मैरिंग आउटसाइड ऑफ द फैमिली या गोत्रा। ठीक है, गोत्र के बाहर या फैमिली के बाहर विवाह को उस समय जो है उचित माना जाता था। कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज वॉज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। और विवाह में कन्या का दान करना और उसके साथ जो है और भी गिफ्ट देकर उस लड़की को दान करना एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म या परंपरा मानी जाती थी। और ये उसकी धार्मिक ड्यूटी, कर्तव्य भी रहती थी कि पिता को अपनी पुत्री का दान विवाह के समय कर देना चाहिए। ठीक है, अब 8 प्रकार की जो विवाहों की बात की गई है, स्पेशली जो हमारे धर्म शास्त्राज हैं उसमें मनुस्मृति में इस प्रकार के विवाहों के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा की गई है। और उसमें 4 विवाहों को जो उचित माना गया है वो चारों उचित विवाह यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें पहला है द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विद
presents of jewels to a man learned in the Veda whom the father himself invites। तो वेदों में निष्णात या वेदों में विद्वान किसी व्यक्ति के साथ पिता अपनी पुत्री को पूरी तरह से तैयार कर, सजा धजा कर, अच्छे कपड़े गहने पहनाकर जो अपनी पुत्री को विदा करता है या उसका विवाह ऐसे विद्वान वेदों के विद्वान से करता है, वो पहला प्रकार का विवाह जिसे ब्रह्म विवाह भी कहा जाता था। फोर्थ टाइप का जो विवाह जिसे उचित माना जाता था, द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ योर परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू द ब्राइडग्रूम। ठीक है, दूल्हे को आदर सम्मान देते हुए पिता अपनी इच्छा से घोषणा करता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इस दूल्हे या इसके साथ करता हूँ। इस तरह के विवाह जो है वो भी समाज में उचित माने जाते थे। तीसरा प्रकार या फिफ्थ टाइप का जो विवाह था, व्हेन द ब्राइडग्रूम रिसीव्स अ मैरिड आफ्टर हैविंग गिवन एज मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किंसमैन एंड टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। फिर एक विवाह जो उचित माना जाता था जिसमें दूल्हे द्वारा कन्या का उचित मूल्य जो है वो कन्या को और उसके पिता या परिवार को दे दिया जाता था। जितना वो अफोर्ड कर सकता उतना वो दे देता था और उसके बदले में जो है कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह जो है उस दूल्हे का जो पैसा अदा कर रहा है दे रहा है उसको दे देता था। तो ये जो था वो तीसरा विवाह था। और चौथा, द वॉलंटरी यूनियन ऑफ मैरिड एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिज़ायर। और जो चौथा विवाह जो उचित माना जाता था जिसमें प्रेम विवाह जिसको कहा जाता है, गंधर्व विवाह जिसको कहा जाता है, जिसमें लड़के लड़की अपनी इच्छा से एक दूसरे से प्रेम करते हुए विवाह करना चाहते हैं, उस तरह के विवाह। तो ये चार प्रकार के विवाहों को उस समय उचित माना जाता था जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो करते थे। और बाकी विवाह जिसमें ज़बरदस्ती विवाह या कन्या का अपहरण करके विवाह या सोती हुई कन्या के साथ विवाह, इस तरह के जो विवाह है वो अनुचित माने गए। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि मैरिजेस जो होती थी, तो महाभारत और उस समय के धर्मशास्त्रार्थ में जो विवाह के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं उसमें जो मुख्य रूप से प्रचलन में थे उस समय वो थे एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगनी और पोलिएंड्री। ठीक है, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ठीक है, बहुविवाह और जो है बहुपति विवाह जो है, ये चार प्रकार के थे। जिसमें बहिर्विवाह जिसको कहा जाता है, अंतर्विवाह जिसको एंडोगेमी कहते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा विवाह था जो किसी एक विशेष ग्रुप, एक इकाई के अंतर्गत किया जाता था, जो चाहे वो एक बंधुत्व का समूह होता था, एक जाति के समूह के अंदर ही विवाह होते थे, या फिर किसी एक ही क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में ही आपस में अपने लड़के लड़की का विवाह करा दिया जाता था। उस तरह के विवाह को जो है एंडोगेमी कहा जाता था, जिसमें एक ही जाति, एक ही परिवार और उनके बीच में जो है विवाह संबंध जो स्थापित किए जाते थे वो एंडोगेमी होता था। एक्सोगेमी वो विवाह का तरीका था जिसमें इज आउटसाइड वंस ओन ग्रुप और किन, अपने परिवार और अपनी जाति या अपने जो किनशिप बंधुत्व का वर्ग था उससे बाहर का विवाह जो है एक्सोगेमी, या गोत्र के बाहर का विवाह जो है दैट इज एक्सोगेमी। ठीक है, पोलीगनी या पोलीगेमी जो था इज द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ। बहुविवाह इसको कहा जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा अनेक पत्नियाँ जो रखी जाती है, एक से अधिक विवाह करके पत्नियां जो रखते हैं, उस तरह की विवाह को पोलीगनी कहा जाता था। जबकि पोलिएंड्री जो है बहुत कम हमारे देश में देखने को मिला है, लेकिन महाभारत में स्पेशली ये देखा गया है कि वहाँ पर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जिसमें एक महिला अनेक पति रखती है, उस तरह के विवाह को पोलिएंड्री कहा जाता है। और महाभारत में स्पेशली ये देखा जाता है, बाकी जगह ये बहुत कम देखने को मिला है। जिसमें द्रौपदी का उदाहरण हमारे सामने है कि द्रौपदी के पांचों पांडव जो थे उसके पति के रूप में थे। तो ये जो विवाह का एक प्रकार था वो भी शायद समाज सोसाइटी में उस समय प्रचलन में रहा होगा। ठीक है, फिर धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास जो हैं वो क्या होते हैं और उनमें क्या क्या लिखा रहता है, क्या क्या बताते हैं। तो धर्मसूत्रास या शास्त्रास जितने भी हैं दे these are codes of social behavior meant to be followed by Brahmins in particular and society in general। ये जो धर्म सूत्रास या शास्त्रास है उसमें कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर, समाज में व्यवहार के नियमों को इसमें लिखा जाता था। जनरली ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए जाते थे, ब्राह्मण इनको फॉलो भी करते थे और उनके साथ साथ समाज के अन्य जाति वर्ग के लोग भी इनको फॉलो करते थे। तो धर्म सूत्रास में सामाजिक व्यवहार के नियमों को
लिखा जाता था। दे आर रिटन इन संस्कृत, मेनली धर्मसूत्रास में ये सारे जो नियम कानून हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। विद द एमरजेंस ऑफ टाउन पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेट टू बाय एंड सेल देयर प्रोड्यूस एंड शेयर दैट आइडियाज इन द अर्बन सोशल एनवायरनमेंट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी में परिवर्तन आ गए, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, दूर दूर के क्षेत्रों के लोग शहरों में और अलग अलग क्षेत्रों से आकर रहने लगे, तो जो ये आइडियाज़ हैं, अलग अलग तरह के विचार इनमें मिक्स होने लगे। दिस माइट हैव लेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। और इसकी वजह से जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य और शहरों का विकास हुआ, अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में जुड़ने लगे, तो पुराने धर्मशास्त्राओं में जो विचार या व्यवहार के नियम लिखे गए थे उनके ऊपर धीरे धीरे क्वेश्चन उठने लग गए। पहले की परंपराओं को धीरे धीरे उसमें क्वेश्चन करना या उन पर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू हो गया। इट वॉज टू मीट दिस चैलेंज दैट धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास वर कंपाइल्ड। और इस तरह से समाज में इन पुराने नियमों का जो चैलेंज होने लगा, तो उसको समाप्त करने के लिए ही बाद में इन धर्मशास्त्रास को लिखा गया कि प्राचीन परंपराओं को लोग छोड़ना दें। इसी उद्देश्य से धर्मशास्त्रास लिखे गए थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस प्राचीन समाज में किस तरह से गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र रेफर्स टू द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द नेम ऑफ वैदिक सीयर एज देयर फोरफादर सो एज टू एस्टेब्लिश किनशिप बिटवीन देम। गोत्र एक प्रकार का जो है एक संबंध है एक ही परिवार के लोगों के बीच में, जो किसी एक ऋषि के नाम पर, गोत्र का नाम किसी एक ऋषि के नाम पर है। जनरली ये 12 ऋषि हुए हैं, उनके नाम पर ये गोत्र रखे गए हैं। और इसके अंतर्गत एक ही परिवार में, मतलब एक ही ऋषि की उत्पन्न सभी संतानें एक गोत्र की मानी जाती है। 12 अलग अलग गोत्र हैं, तो 12 अलग अलग ऋषियों की संतानें वो अलग अलग गोत्र की हो जाएगी, और उन सब के बीच में ब्लड रिलेशंस होते हैं। एक ही गोत्र के बीच लोगों के बीच में ब्लड रिलेशंस होते हैं। ठीक है। द सिस्टम ऑफ गोत्रा हैड सिग्निफिकेंस टू द वुमेन। अब ये गोत्र व्यवस्था जो है उसका महिलाओं के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं रही है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू टेक अप द गोत्रा ऑफ हर हस्बैंड अपॉन मैरिज एंड गिव अप देयर फादर्स गोत्रा। महिलाओं के लिए इस गोत्र व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि महिलाओं की विवाह के बाद उनका गोत्र, उनके पति का गोत्र जो है उन्हें अपनाना पड़ता था, और पिता का गोत्र उन्हें छोड़ना पड़ता था। यानी एक महिला विवाह के बाद उसकी गोत्र बदल जाती थी, जबकि पुरुष की जो है गोत्र कभी नहीं बदलती थी। पिता से पुत्र को और उसके पुत्र को फिर वो आगे गोत्र इस तरह से हस्तांतरित होती रहती थी। मेंबर्स ऑफ सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। इस गोत्र व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि एक ही गोत्र के अंतर्गत विवाह संबंध नहीं बनाए जा सकते थे या विवाह नहीं होते थे, क्योंकि एक ही गोत्र के सभी लोग जो हैं एक तरह से खून के रिश्ते से बंधे होते थे, यानी एक ही परिवार के सदस्य माने जाते थे, और इस वजह से गोत्रा में विवाह संबंध नहीं होते थे। सातवाहना रूलर्स we will find that many of them had names derived from their mother gotras such as Gotama and Vashishta। सातवाहना जो डायनेस्टी है, वंश है, उसके बहुत सारे राजाओं के नाम जो हैं वो उनकी माताओं के गोत्र से मिलते जुलते हैं या माताओं के गोत्र से लिए गए हैं। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी जो है, तो ये दोनों माताओं के नाम पर जो है उन्होंने अपने नाम के आगे जो है सरनेम लगाया है। तो सातवाहना में एक तरह का जो है एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है कि माताओं के गोत्र को पुत्रों द्वारा अपनाया गया है। जनरली पुत्र को पिता का गोत्र ही मिलता है, और पुत्री का जो है विवाह के बाद गोत्र बदल जाता था। इस तरह का ये गोत्र व्यवस्था थी। They retained these names instead of adopting names derived from their husband's gotra as introduced by the Brahmanical rules। अब ये जो गौतमी और वशिष्ठी जो है, दोनों ने अपने ये गोत्र जो है अपने पिता से लिए हैं। उन्होंने विवाह के बाद अपने पति के गोत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि उस समय के ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता था। तो ये एक एक्सेप्शनल केस जो है सातवाहना डायनेस्टी देखने को मिलता है। सम ऑफ द वुमेन मैरिड टू सातवाहना रूलर्स बिलोंग टू द सेम गोत्रा। अच्छा, इस सातवाहना वंश में एक और बड़ी विशिष्ट बात देखने को मिलती है कि इसमें बहुत सारी महिलाओं का विवाह अपने ही गोत्र में हुआ है, जबकि एज पर धर्मशास्त्रास या सूत्रास एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकते थे। लेकिन सातवाहना में डायनेस्टी में ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही गोत्र में भी विवाह हुए हैं। एज इज ऑब्वियस दिस
रेन काउंटर टू द आइडियल ऑफ एक्सोगेमी कमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। और ये एक एग्जाम्पल है एक्सोगेमी के रूल के अगेंस्ट जो कि ब्राह्मणिकल धर्म सूत्रास और शास्त्रास में लिखा है। यानी सातवाहना डायनेस्टी ने ब्राह्मणिकल बहुत सारे रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इनफैक्ट इट एग्जाम्प्लीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट ऑफ एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन और ग्रुप। और वास्तव में यह एक और परंपरा या प्रथा को बताती है कि एक एक्सोगेमी, जिसको अंतरजातीय विवाह भी कहा जाता है, एक ही ग्रुप में या एक ही किनशिप में परिवार में जो विवाह होते हैं उसे अंतरजातीय कहते हैं। तो इस तरह की परंपरा भी उस समय देखने को मिलती है, विच वॉज प्रिवलेंट अमोंग सेवरल कम्युनिटीज़ इन साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटीज़ में देखने को मिलती है। और इस तरह के विवाह जो हैं, सच मैरिजेज अमोंग स्किन फोक एंश्योर्ड ए क्लोज निट कम्युनिटी, एक बहुत ही नज़दीकी रूप से जुड़े हुए समुदाय या समाज की विशेषताओं को बताते हैं, जहां एक ही गोत्र के अंदर भी विवाह संभव थे या होते थे। तो ये एक बहुत नज़दीक से जुड़े हुए समाज की विशेषताओं को भी बताता है। तो इस तरह का भी एंडोगेमी और एक्सोगेमी दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्रा अमोंग सातवाहनास। अब सातवाहना डायनेस्टी में किस तरह से गोत्र जो है उत्तराधिकार में एक दूसरे को ट्रांसफर होती थी, उसके क्या रूल्स थे या किस तरह से सातवाहना में ये फॉलो हुआ है। सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रोनिमिक्स विच सजेस्ट दैट मदर्स वर गिवन इंपॉर्टेंस। सातवाहना रूलर्स में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता या जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि बहुत सारे रूलर्स के नाम उनकी माताओं के नाम से लिए गए हैं। और इस तरह की परंपरा को जो है मैट्रोनिमिक्स कहा जाता है, जिसमें माताओं के नाम से जो है पुत्रों को जाना जाता है। तो ये मैट्रोनिमिक्स की परंपरा यहाँ पर सातवाहना रूलर्स में देखने को मिलती है, जिनके उदाहरण अभी मैंने बताए थे, गौतमी पुत्र शातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इनमें दोनों के नाम के अपनी माताओं के नाम इन्होंने अपने साथ जोड़े हैं। बट देयर सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली पैट्रिलिनियन। लेकिन उत्तराधिकार की परंपरा जो है इस सातवाहना वंश में वो पितृसत्तात्मक ही थी, यानी पिता से पुत्र जो है उसको ही संपत्ति का हस्तांतरण होता था, या पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही राजा बनता था, पुत्रियों को राजा नहीं बनाया गया। यानी एक तरफ तो पुत्रों ने माताओं का नाम लिया है, मैट्रोनिमिक्स की परंपरा रही है सातवाहनों में, और दूसरा सत्ता का हस्तांतरण जो है वो पैट्रिलिनियन सिस्टम या पितृसत्तात्मकता के द्वारा हुआ है। Several inscriptions of the Satvahana rulers mention the name of their mother rather than their fathers. For example, गौतमी पुत्र सातकर्णी सन ऑफ गौतमी। और बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर सातवाहना रूलर्स के नाम के आगे उनकी माताओं के नाम लिखे गए हैं पिता के स्थान पर, यानी पिता के नाम नहीं है, माताओं के नाम है, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया गौतमी पुत्र शातकर्णी का। तो ये सारे जो एग्जाम्पल ये मैट्रोनिमिक्स जो है उसकी परंपरा को Caste refers to a set of hierarchically ordered social categories laid down in धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। जाति व्यवस्था जो है धर्म शास्त्रों और धर्म सूत्र में दी गए एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को कहा जाता है, और ये व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया है। ब्राह्मण्स claimed that they would place themselves on the top। ब्राह्मण ये मानते हैं कि इस जाति व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण जो है वर्ग जो है वो सबसे ऊपर है, और शूद्र जो है वो इस व्यवस्था में सबसे निम्न वर्ण के लोग माने गए हैं। और ब्राह्मण ये भी विश्वास करते हैं, मानते हैं कि ये जो व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है या वर्ण व्यवस्था है, वो डिवाइन ऑर्डर की है, भगवान द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था को भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें सोशल डिफरेंस का पता जो है, तो ब्राह्मण को अपने आप को सबसे ऊंचे वर्ण के मानते थे और शूद्रास को सबसे निम्न वर्ण का माना जाता था, और इस व्यवस्था का निर्माण जो है भगवान ने किया। इस तरह के भी विचार उस समय देखने को मिलते हैं। अब इस व्यवस्था में लोगों का सही व्यवसाय का चयन कैसे होता था, कौन क्या व्यवसाय करेगा उसका कैसे पता लगता था। तो द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास डिस्क्राइब द रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णा। तो जितने भी धर्म सूत्रास या धर्म शास्त्र उस समय में लिखे गए हैं, उन्होंने हर वर्ण की व्यवस्था के लिए सही ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के बारे में भी लिखा है, मेंशन किया है कि किस वर्ण के लोगों को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्राह्मणास की बात करते हैं। ब्राह्मण्स के लिए लिखा है वर सपोज टू स्टडी एंड टीच। ब्राह्मणों का जो मुख्य व्यवसाय है वो अध्ययन अध्यापन का कार्य को माना गया है, एंड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, यज्ञ करना भी उनका महत्वपूर्ण व्यवसाय है, वेदों का अध्ययन है, उसके बाद यज्ञ करना उनका महत्वपूर्ण व्यवसाय है, एंड गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड, और यज्ञों को करवाना भी उनका एक महत्वपूर्ण काम है। गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, और लोगों से गिफ्ट्स लेना और देना,
ये ब्राह्मणों के मुख्य काम माने गए हैं। जबकि क्षत्रियास के लिए जो है वो कहा गया है वर टू एंगेज इन वारफेयर, युद्धों में युद्धरत रहना, प्रोटेक्ट पीपल, लोगों की रक्षा करना, एंड एडमिनिस्टर, और जो है प्रशासन को देखना, न्याय करना, स्टडी द वेदास, वेदों का अध्ययन करना, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मैक्स गिफ्ट, ठीक है, यज्ञों को करवाना और साथ ही साथ लोगों को दान देना, ये जो है क्षत्रियास के काम माने गए हैं। फिर वैश्यास की बात करते हैं। वैश्य वर्ण के लोगों के लिए वर एक्सपेक्टेड टू गिव गिफ्ट्स, दान देना उनका एक काम है। गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म, ये भी यज्ञ कर सकते थे। एंड स्टडी वेदास, ये भी वेदों का अध्ययन कर सकते थे। एडिशन टू एंगेजिंग एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, कृषि, पशुपालन और व्यापार के अलावा ये लोग वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञों को करवाना और साथ ही साथ दान देना, ये भी इनका काम था। तो यहाँ पर तीनों वर्णों को अगर हम देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वेदों का अध्ययन अध्यापन कर सकते थे और यज्ञ का कार्य भी कर सकते थे, दान दक्षिणा ले सकते थे। लेकिन ब्राह्मणों का मुख्य कार्य जो है वेदों का अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ करवाना था। क्षत्रियों का युद्ध करना और न्याय प्रशासन की व्यवस्था को देखना था, लोगों की सुरक्षा करना था। और वैश्यों का काम जो है कृषि, व्यापार और पशुपालन से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द वर्णा सिस्टम। ब्राह्मणों द्वारा इस वर्ण व्यवस्था को लोगों में सही रूप से मनवाने के लिए क्या किया जाता था, कि लोग इस वर्ण व्यवस्था को माने, इसके लिए ब्राह्मण क्या टेक्निक्स या टैक्टिक्स यूज करते थे, उसको हम देखते हैं। द स्ट्रेटजीज टू एनफोर्स द वर्णा सिस्टम बाय द ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को एनफोर्स करने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज की जाती थी, तो देयर वर 3 स्ट्रेटजीज। पहला कि ब्राह्मण्स असर्टेड दैट द वर्णा ऑर्डर वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, कि ये वर्ण व्यवस्था जो है भगवान द्वारा बनाई गई, ये डिवाइन, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो ये यूज़ करते थे और सभी को कहते थे कि ये वर्ण व्यवस्था जो है वो देवी उत्पत्ति की है। दूसरा, सेकेंडली, ब्राह्मण्स एडवाइज द किंग टू एंश्योर दैट वर्णा सिस्टम वॉज फॉलोड विद इन देयर किंगडम। दूसरा, ब्राह्मण जो है, जो भी राजा, क्षत्रिय राजा रहते थे, उनको ये एडवाइस करते थे, सलाह देते थे कि वो अपने अपने राज्य में इस वर्ण व्यवस्था को फॉलो करवाए, लोगों को मनवाए, लोग इस वर्ण व्यवस्था को माने। तो राजाओं के सपोर्ट से वो इसको मनवाते थे। दूसरा और तीसरा, ब्राह्मण्स अटेम्प्टेड टू परसुएड द पीपल दैट देयर स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ। और तीसरा, ब्राह्मण जो है लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि समाज में उनका जो स्टेटस है बाय बर्थ होता है, जन्म के साथ ही उनका स्टेटस डिसाइड हो जाता है। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा उसी के आधार पर उसका स्टेटस, स्थान सोसाइटी में, समाज में निश्चित हो जाता था। तो इस तरह से इन 3 तकनीक का यूज़ ब्राह्मण करते थे वर्णा सिस्टम को एनफोर्स करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। इसके बाद हम बात भारत में नॉन क्षत्रिय राजाओं के बारे में, इंडियन किंग्स ऑफ नॉन क्षत्रिय ओरिजिन। राजाओं को जो है क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन हमारे देश में उस समय की सोसाइटी, समाज में प्रारंभिक समय में बहुत सारे राजा जो है नॉन क्षत्रिय ओरिजिन के भी थे। तो ये कौन थे? अकॉर्डिंग टू द शास्त्र ओनली क्षत्रियज वर सपोज टू बी द किंग। ठीक है, क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे शास्त्रों के अनुसार। बट इट इज ऑब्जर्व दैट एनी पर्सन हु इज एबल टू मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड नीड नॉट टू डिपेंड ऑन थ्योरी ऑफ बर्थ। तो ये देखने को मिलता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास शक्ति है और जिसके पास संसाधनों, पर्याप्त संसाधन है, लोगों का सपोर्ट है, तो उसे इस जन्म आधारित व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं थी। यानी कोई दूसरे वर्ण का व्यक्ति भी जो है शासक बन सकता था, राजा बन सकता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देर आर डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मौर्याज। जैसे कि मौर्य वंश की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन हैं। बहुत सारे विद्वान जो हैं मौर्याज को क्षत्रिय नहीं मानते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट दैट दे वर क्षत्रियास। ठीक है, बाद के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बुद्ध धर्म की जो बुक्स हैं, उसमें लिखा है कि मौर्य क्षत्रिय थे। वाइल द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मण पुस्तकें जो है वो ये बताती है कि दे वर ऑफ लो ओरिजिन। जो मौर्याज थे वो निम्न वर्ण से उत्पन्न थे। तो मौर्याज क्षत्रिय थे या नहीं थे, उसके बारे में विवाद हैं। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्याज वर शुंगास। मौर्याज के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी जिसने मगध पर रूल किया वो शुंग वंश की थी, शुंग डायनेस्टी थी। और शुंगास जो थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे। एंड कण्व, उसके बाद शुंगास के बाद कण्व डायनेस्टी आई थी और कण्व जो थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे। देवर ब्राह्मण्स, वो दोनों ब्राह्मण
वर्ण के थे, तो यानी ब्राह्मण लोग भी राजा बन सकते थे। ये नॉन क्षत्रिय का एग्जाम्पल हैं। मौर्यास, शुंगास, कण्वास, ये तीनों जो है नॉन क्षत्रिय ओरिजिन के थे। इसके बाद और भी रूलर्स हुए हैं। द सातवाहना किंग गौतमीपुत्र सातकर्णी क्लैम टू बी ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास प्राइड। सातकर्णी जो सातवाहना डायनेस्टी का एक रूलर था, वह अपने आप को ब्राह्मण मानता था और साथ ही साथ उसने अपने आप को क्षत्रियों की गर्व को समाप्त करने वाला या डेस्ट्रॉयर कहा है, नष्ट करने वाला अपने आप को घोषित किया है। इसका मतलब कि वो जो है ब्राह्मण था, न कि क्षत्रिय। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो इंटरमैरिज अमॉन्ग्स मेंबर्स ऑफ द फोर वर्णास। और उसने ये भी कोशिश की कि जो भी चार वर्णों के लोग हैं उनमें आपस में विवाह ना हो। बट ही हिमसेल्फ एंटर इनटू मैरिजेज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदामन शका रूलर। लेकिन उसने खुद ने शक डायनेस्टी के रुद्रदामन के जो है परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जबकि शकास जो हैं वो इस वर्ण व्यवस्था में आते ही नहीं थे। ठीक है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन अज्यूम दैट इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क कास्ट वॉज ऑफन ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो ये जो उदाहरण है उससे हमें देखने को मिलता है कि ये जो जाति और वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम था बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। द सातवाहनास क्लैम टू बी ब्राह्मणास, सातवाहनास अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। वेयर एज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणास किंग्स आउट टू हैव बीन क्षत्रियास, लेकिन ब्राह्मणों के अनुसार ही सिर्फ क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार था, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि सातवाहना ब्राह्मण होते हुए भी राजा बन गए थे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यहाँ देखने को मिलती है। दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोर फोल्ड वर्णा ऑर्डर बट एंटर्ड इनटू मैरिजेज अलायंस विद पीपल ऑफ अदर कास्ट। फिर दूसरा, ब्राह्मणों को ही इस वर्ण व्यवस्था को फॉलो करवाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इन्हीं ब्राह्मण शासकों ने, सातवाहनों ने दूसरी जाति या दूसरे वर्ण के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जबकि वर्ण व्यवस्था में एक ही वर्ण के अंदर विवाह संबंध अलाउड थे। बिसाइड ब्राह्मणिकल टैक्स प्रिस्क्राइब्ड एक्सोगेमी बट द सातवाहनास प्रैक्टिस एंडोगेमी। फिर इसके अलावा ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ब्राह्मणिकल टैक्स जो हैं वो एक्सोगेमी को, बहिर्विवाह को जो है सही मानते थे। एक्सोगेमी को सही मानते थे, यानी अपनी किनशिप या गोत्र के बाहर मैरिज को वो अलाउ करते थे। लेकिन इन सातवाहना रूलों ने एक्सोगेमी की जगह एंडोगेमी को भी प्रैक्टिस किया है। अपनी ही किनशिप या परिवार में ही उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये जो सातवाहना डायनेस्टी है इसमें बहुत सारे नॉर्म्स जो के अगेंस्ट इन्होंने काम किया था, ये भी देखने को पता चलता है। फिर इस समय एक विशेष प्रकार के वर्ण के बारे में या वर्ग के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसे मलेच्छास कहा जाता है। मलेच्छ वर्ड यूज हुआ है। द शका एंड कुशानास rulers who came from Central Asia were regarded as barbarians or outsiders and known as Malechas। भारत में जो शक और कुषाण जाति के राजा जो मध्य एशिया से आए थे उन्हें जो है बारबेरियन और आउटसाइडर, बाहरी लोग कहा जाता था और उनको मलेच्छास के रूप में कंसीडर किया जाता था। सम पावरफुल मलेच्छास वर फैमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशंस। और इनमें से कुछ पावरफुल मलेच्छ जाति के लोग जो थे संस्कृत रीति रिवाज नियमों का भी पालन करते थे, उनके बारे में भी जानकारी रखते थे। तो मलेच्छा वो लोग थे जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते थे, उन्हें मलेच्छास कहा जाता था। और इनके एग्जाम्पल है शका और कुषाणास। और इसी के साथ आज के इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस चैप्टर का अगला पार्ट अगले वीडियो में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।